By 2030, we should not be competing with the other states of India. We should be competing with certain global countries. या दृष्टीने महाराष्ट्र बिल्ड करायचं. मुंबई को हम कभी भी दिल्ली जैसा प्रदूषित नहीं होने देंगे. जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं कहता वो डेफिनेटली करता हूँ. ये सहर्ष स्वागत करते हुए देवा बाबू, सारे हिंदुस्तान, सारे ब्रह्मांड में जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तुम लोगों को ये सवाल कितना सही लगेगा मालूम नहीं, बट जीतू राज को ये सवाल पूछने के लिए बहुत बिलख रहा हूं. मुख्यमंत्री साहब, मैं ये सवाल पूछूं इससे पहले आपसे इजाजत चाहूंगा. जीतू राज, हाँ पूछो. बिल्कुल पूछ लो. हाँ, बस मिल गया सवाल. आप वन ऑफ दोस कॉर्पोरेट डूड्स हैं, यानी कॉर्पोरेट में हम लोग कहते हैं, हमारे सीईओ हैं यतीश, हमारे नेशनल प्रोग्रामिंग हेड हैं विशाल, हम लोग उनको देखते रहते हैं कि ये क्या क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले. मेरी प्रोग्रामिंग हेड है परागी, हमारे महाराष्ट्र के हेड हैं पुनीत केड़कर, हम लोग इनको देखते रहते हैं, ये क्या करते हैं, क्या करते हैं, इनकी कौन सी बात ये आज बोल रहे हैं जो कल चलेगी. आप वन ऑफ दोस कॉर्पोरेट इंसान हैं जिन्होंने कहा था मी परत येईन, एंड आप आ गए. प्लीज सारे कॉर्पोरेट बॉसेस और हम जैसे आरजेस को बताएं कि ये राज कैसे है, हाउ आर यू सो कॉन्फिडेंट कैसे थे कि मी परत येईन, एंड आप आ गए वापस. देखिए, लाइफ में कॉन्फिडेंट तो होना पड़ता है, और अगर मेरे लाइफ का अनुभव आप देखेंगे तो मैंने तो बड़ी आसानी से कहा था मैं परत येईल, पर संघर्ष बहुत करना पड़ा. आसानी से वापस नहीं आ पाया, क्योंकि लोगों ने तो मुझे वापस लाया था 2019 के चुनाव में, लेकिन हमारे दोस्तों ने कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हमारा वापस आना थोड़ा रुक गया. लेकिन हम रुकने वालों में से नहीं है, तो हमने तो पूरी ताकत लगाई, और जैसे मौका मिला तो वापस आ गए. तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं कहता हूँ डेफिनेटली करता हूँ. सॉरी, वी नीड दिस अगेन. एक बार फिर से ये डायलॉग होना चाहिए. वो पूरी तरह से मिर्ची के रंग में रंग गए हैं. एक बार फिर ये हो जाए. जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं कहता वो डेफिनेटली करता हूँ. I'm going to take you back. इतिहास के पन्नों पर पीछे ले जाऊंगा. Try and recall when was the last time जब आप बाकायदा किसी मुंबई की काली पीली में या रिक्शा में बैठ के ट्रैवल किए. देखिए, मैं 2014 हाँ मुख्यमंत्री बना उस दिन तक काली पीली में ही ट्रैवल करता था. मैं काली पीली में ट्रैवल करता था, मैं मुंबई के लोकल में ही ट्रैवल करता था. आप 2014 से पहले मैं 15 साल एमएलए था. उन 15 सालों में आप कोई भी दिन मैं जब विधानसभा पहुंचता था, उसका अगर किसी चैनल से चित्र ले लेंगे तो आपको मैं टैक्सी से ही उतरता हुआ दिखूंगा. मैं काली पीली यूज़ करता था. इसलिए हाँ, ये बात ज़रूर है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने एक बार काली पीली यूज़ किए, वो भी मतलब सेरेमोनियल टाइप यूज़ किए, उसके बाद नहीं किए. अब ये सवाल देवा बाबू पूछा, उसकी एक खास वजह है. हाँ, लेकिन ऑटो रिक्शा मैंने नागपुर में यूज़ किया है. हाँ, ये सवाल एक्चुअली एक प्रीफिक्स था टू द अदर क्वेश्चन जो मुख्य प्रश्न में पूछने वाला हूँ. पिछले कुछ दिनों से, यानी जब मुंबई में आरटीओ के पास जो गैस बंद हो गया था, उसकी वजह से मुंबई की कई काली पीली एंड टैक्सी वालों ने मुंबईकरों का बहुत शोषण किया. उसी के साथ बढ़ते हुए मुंबई का AQI लेवल भी भ्रष्ट हो गया. अब ऐसे समय पर कई मुंबईकर जो मेरे को शो करते हुए मुंबई की आवाज जीतू राज असा एक शो असतो, कॉल करते हैं और बहुत सारी परेशानियां बताते हैं. अब वाइल वी वर डूइंग दैट शो, कई लोगों ने मेरे को कहा जीतू राज कभी मुख्यमंत्री से बात करें तो ये सवाल उठाना. तो मैं ये उनकी तरफ से सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आम मुंबईकरों ची गड़चेपी ये काली पीली वाले या रिक्शा वाले करते हैं, जब भाड़ा 30 रुपए हो उसकी जगह 1000 रुपए लेते हैं, 500 रुपए लेते हैं, और आम साधारण मुंबईकर जो रोज ट्रैवल करता है वो अगर बहुत परेशान हो जाता है, उसे सीधे मुख्यमंत्री के पास आकर कंप्लेन करनी है, वो क्या करेगा? देखिए, दो चीज़ें इसमें है. एक तो सीधे मुख्यमंत्री के पास आने की भी ज़रूरत नहीं है. डायल 112 112 डायल करेंगे, तुरंत उनको हेल्प मिलेगी. दूसरा, ट्रैफिक पुलिस के हैंडल से, मुंबई पुलिस के हैंडल से, इनमें से किसी भी हैंडल पे नोटिफाई करेंगे तो तुरंत उसका जवाब मिलता है. और तीसरा, मेरे किसी भी हैंडल पे नोटिफाई किया तब भी हम उसको नोटिस करते हैं और उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं. लेकिन इसमें हर समय सीएम के लेवल पर एस्केलेट करने की आवश्यकता नहीं होती. ये जो मैंने हैंडल्स बताए या ये 112 जो बताया, इसके ऊपर हेल्प मिलती ही है.
और 112 में तो अभी मुंबई में हमारा जो रिकॉर्ड बना है पिछले 6 महीने का जो हमारा एवरेज है, तो वी हैव बीन एबल टू प्रोवाइड हेल्प विद इन 5 मिनट्स. वाओ वाओ, ये मुंबईकर बहुत आश्वस्त करेगी ये बात. ॲज अ हार्ड कोर मुंबईकर, म्हणजे यू आर फ्रॉम नागपूर बट तुम्ही मुंबईमध्येही राहता, म्हणून मी तुमच्यामधल्या मुंबईकराला हा प्रश्न विचारतोय. कभी ऐसा लगता है क्या कि जो प्रदूषण फिल वक्त मुंबई में फैल रहा है देवा भाऊ, हम दिल्ली के करीब जा रहे हैं? दिल्ली जैसे ही हो जाएगी मुंबई में परिस्थिति? दिल्ली जैसे बिल्कुल मुंबई नहीं होगी. देखिए, मुंबई दिल्ली के हिसाब से बहुत अच्छी है, और अभी हमारा सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो तैयार हो रहा है ये ग्रीन ट्रांसपोर्ट है. ये जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतना हम प्रदूषण को कम कर पाएंगे. और उसके साथ साथ अभी देखिए, नेक्स्ट 5 years वी आर इन अ फेज वेयर वी आर टोटली रीबिल्डिंग द मुंबई, बी इट द इंफ्रास्ट्रक्चर, बी इट द हाउसिंग. द एंटायर मुंबई इज इन टू रीबिल्डिंग. तो उसका भी एक इम्पैक्ट मुंबई पर है, बट इन नेक्स्ट 5 years इट विल स्टेबलाइज, क्योंकि ये जो सारे काम अभी मुंबई में हो रहे हैं, ये सारे काम एक ऐसे लेवल तक पहुंच जाएंगे कि जिसके बाद आज जो हम लोगों को परेशानी, प्रदूषण का सामना ये रीबिल्डिंग के कारण करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा. और उसके बाद करीब 20-25 साल तक तो नए रीबिल्डिंग की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, बहुत अपग्रेडेशन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी. तो मुझे लगता है कि एक संक्रमण का काल ये मुंबई देख रही है. मुंबई को हम कभी भी दिल्ली जैसा प्रदूषित नहीं होने देंगे. आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू देयर ना. Yes, मैं इस please. पे छोड़ नहीं रहा हूँ. मैं इसी प्रश्न का एक और सबसेट पूछ रहा हूँ. हमारी जो फाइनेंशियल कंट्रोलर है, हमारी हेड एक लंबे समय तक प्रीति निहलानी है अभी, एंड वो हमेशा ऐसे कुछ बोलेंगे तो बोलती है डेट दो डेट. तर मी असं विचारलं की व्हेन विल बी द डे जब जीतूराज मुंबई की सड़कों पर घूमेगा इंटरव्यू करने के लिए लोगों का, एंड मुंबई टोटल सारे कंस्ट्रक्शन, ये जो मेट्रो चल रहे हैं, फ्लाईओवर चल रहे हैं, ये सारे कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएंगे एंड जीतूराज बड़ी शान से घूमेगा विदाउट एनी प्यूरिफायर. ऐसा कोई डेट? देखिए, इसमें जैसे अगर मेट्रो की बात करें तो एवरी ईयर हम लोग 50 किलोमीटर्स ऐड कर रहे हैं. लेकिन साथ साथ नए एरियाज में भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं. लेकिन मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द मुंबई विल बी एबल टू कवर बाय 2030. एक्सटेंडेड मुंबई, व्हेन आई टॉक अबाउट मुंबई, मैं MMR रीजन की बात करता हूँ, नॉट जस्ट मुंबई, महा मुंबई की बात करता हूँ. तो MMR रीजन में कुछ नए एरियाज़ में काम चलता होगा, लेकिन जो एक मेजर एरिया है वो हमारा कवर हो चुका होगा. रोड्स के मामले में हम जो कंक्रीट रोड कर रहे हैं वो हमारा कवर हो चुका होगा. रीडेवलपमेंट में जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे. तो मुझे लगता है कि देखिए, कोई भी इकोनॉमी में काम ख़त्म तो नहीं होता है, लेकिन एक जो स्टेबलाइजेशन की स्टेज होती है वो स्टेज हम 2030 तक ला देंगे. वाओ, मैं ये डेट अभी मेरे सिर पे लगा के घूमने वाला हूँ देवा भाऊ. नो, एंड टारगेट्स हैं, एंड द ब्यूटी तुमच्यावर बोलताना कळत है कि आप वो टारगेट्स डेट्स के हिसाब से काम कर रहे हैं. एंड वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स इज, मैं शो पर भी बोलते रहता हूं कि मैं वापस आऊंगा, एंड वो आ गए वापस. बट पॉलिटिक्स धीरे धीरे देवा भाऊ, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, बहुत पावरफुल होने लग गया है. एंड चूंकि आज की जनरेशन इंस्टाग्राम, एक्स इनको बहुत फॉलो करती है, वीडियो गेम्स को फॉलो करती है, वो सब भी इस करियर को देख रहे हैं. बिकॉज पॉलिटिशियन्स हैव बिकम आवर मेन. म्हणजे आम्ही उघडलं, वी ओपन आर इंस्टाग्राम, वी सी कोई पॉलिटिकल रील, वी ओपन आर एक्स, वी सी कोई पॉलिटिकल न्यूज. बट अभी भी हिंदुस्तान में, मुंबई में पॉलिटिक्स एज अ करियर बहुत बड़ा नहीं हुआ है. आप मुख्यमंत्री हैं, अगर मैं बोलूं कि एज अ करियर, सारे जो विद्यार्थी सुन रहे हैं, क्या एज अ करियर ये लेना चाहिए पॉलिटिक्स, या ये खतरनाक करियर है? सोच के लो. देखिए, ऐसा है कि एज अ करियर इसको लेना है तो एज अ मिशन लेना पड़ेगा. क्या बात? देखिए, आप पॉलिटिक्स को प्रोफेशन नहीं बना सकते. इट कैन नॉट बी योर प्रोफेशन. आप प्रोफेशन के रूप में उसको लोगे तो आप बैलेंस शीट का विचार करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस का विचार करोगे. और अगर ट्रांसफॉर्मेशनल पॉलिटिक्स करनी है तो बैलेंस शीट के भरोसे वो नहीं चलती. उसमें एक आपका मिशन होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन का. तो इसलिए जो लोग आना चाहते हैं, और आने ही चाहिए अच्छे लोग, बिकॉज हम लोग हमेशा कहते हैं कि आपको वैसे राजा मिलेगा जैसा आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप चुन कर देते हो. हालांकि आज के ज़माने में राजा कहना तो गलत है, क्योंकि हम लोग तो सारे सेवक हैं, लेकिन राज्यकर्ता हम कह सकते हैं. तो इसलिए अगर आपको जो बदलाव चाहिए, वो बदलाव के लिए आपको आगे आना पड़ेगा. तो मैं तो कहता हूँ कि युवाओं ने आना चाहिए. इसमें संघर्ष बहुत है, वो संघर्ष करके आना चाहिए. इट इज़ नॉट अ केक वॉक, क्योंकि पब्लिक में काम करना पड़ता है, लोगों में काम करना पड़ता है, लोगों में आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट करना पड़ता है. तो वो अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर आइए. और
मैं इतना कह सकता हूँ कि ये बहुत इफ़ेक्टिव माध्यम है सोशियो पॉलिटिकल चेंज के लिए। इट्स अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो पॉलिटिकल चेंज, और आप इसके भरोसे निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आप इसको अपना प्रोफेशन न माने, बशर्ते आप मिशन के साथ यहाँ आए। क्या बात है। अब संयोगा ने, आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और महाराष्ट्र का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मुंबई है। मैं शो करते हुए प्राय कहते रहता हूं कि संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए हम दाल रोटी की व्यवस्था करते हैं आणि मला फार बरं वाटतं कि पूरा हिंदुस्तान मुंबई में आता है। हम लोग एक मेल्टिंग पॉट है जहां यूपी है, कश्मीर है, कोलकाता है, दिल्ली है, नोएडा है, एंड बड़ी खूबसूरती से मुंबई ने इन सारे कल्चर्स को बनवा के रखा है, जहां हम हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं। आप जब इसको देखते हैं, हम लोगों ने मिलकर एज सिटीजन्स ऑफ मुंबई या महाराष्ट्र क्या क्या करना चाहिए ताकि पूरा हिंदुस्तान एज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर भी यहां पर आए, इस जगह को देखे, वापस जाए या यहां नौकरी करे, जो भी है। व्हाट डू यू थिंक एज द चीफ मिनिस्टर? मुझे ऐसा लगता है कि आज जो टूरिस्ट है उनका मुंबई के प्रति एक अट्रैक्शन है ही, और देश भर में जो लोग रहते हैं ना, उनमें से कोई ये नहीं सोचता कि मैं एक बार तो भी ज़िंदगी में चेन्नई जाऊँ या एक बार तो भी मैं कोलकाता जाऊँ। वो ये ज़रूर सोचता है कि एक बार तो मैं मुंबई जाऊँ। और इसमें ऑफ कोर्स बॉलीवुड का भी एक बड़ा योगदान है कि लोगों को बॉलीवुड का भी बड़ा आकर्षण है, लेकिन ये एक बहुत ही जादुई शहर है। और ये एक ऐसा शहर है कि जहाँ छोटे छोटे शहरों से बड़े बड़े सपने लेकर लोग आते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। देखिए, एवरीबडी इन मुंबई हैज़ अ स्टोरी टू टेल। ये मुंबई की खासियत है कि आदमी के पास अपने जीवन के संघर्ष की एक गाथा है, और जो भी मुंबई में सक्सेसफुल है उसमें से 90% लोग ये सेल्फ मेड होते हैं। लेकिन ये मुंबई की ताकत है कि जिसमें क्षमता है और जिसमें एक प्रकार से इच्छा शक्ति है, ऐसे हर आदमी को ये मुंबई बड़ा बनाती है। तो मुझे लगता है कि ये मुंबई की एक बहुत बड़ी खासियत है। दूसरा ये है कि मुंबई ये कल्चर्स का भी एक मेल्टिंग पॉट है, क्योंकि आप देखिए अब मुंबई का गणेशोत्सव, अब गणेशोत्सव तो ये हमारे जो सारे मराठी लोग हैं इनका एक सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है। लेकिन मुंबई का गणेशोत्सव, मुंबई में बसने वाले सभी प्रकार के लोग इस गणेशोत्सव में पूर्ण सांस्कृतिक पद्धति से, पूर्ण मराठी पद्धति से इसको मनाते भी है, इसको सेलिब्रेट भी करते हैं। और अब ये मुंबई से निकलकर देश भर का गणेशोत्सव बनाए। तो मुझे लगता है, या गोविंदा की बात आप करें तो गोविंदा का भी ऐसा ही है। तो ये जो मुंबई ने कुछ एक अपनी संस्कृति तैयार की है, अपने त्यौहार तैयार किए, उन त्योहारों को एक अलग एक दर्जा उसको दिया हुआ है, इसके कारण मुंबई में लोग आना चाहते हैं। और अभी तो जब हम गणेश विसर्जन करते हैं तो 10-12 देशों से लोग आते हैं, और लगातार वो बढ़ रहे हैं। शायद अगले साल 30-35 देशों से लोग आएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हमारा जो कल्चर है, हमारा कोई कल्चर है, अभी जो हमारे आज भी मुंबई के अंदर जो हमारे कोળી समाज के गांव है, उन गांव में वही कल्चर हमको देखने को मिलता है। बहुत खूबसूरत कल्चर है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है, ये जितनी हम शोकेस करेंगे उतना लोग और यहाँ पर आना चाहेंगे। वाह. आता एखाद दोन प्रश्न टिपिकल रेडिओ प्रश्न असणार आहे. तर ह्याचं उत्तर देताना तुम्ही असं म्हणू शकता, जितूराज मला उत्तर द्यायचं नाही आहे, कारण हे लिसनर्स करून आलेले आहेत. आता आपला जो मला जेव्हा महाराष्ट्राचा सर्वश्रेष्ठ मेल आरजी म्हणून पुरस्कार तुम्ही आशिष शेलार आणि आशाताईंनी दिला, पहिला ऑफिशियल रेडिओ पुरस्कार, तर त्या सोहळ्याला कित्येक लोकांनी यूट्यूबवर ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. तर त्यांच्यामधून एक प्रश्न आलेला आहे की जेव्हा देवाभाऊंना तू भेटशील तेव्हा देवाभाऊंना चटकन एक गाणं गायला सांग. ते रेडिओ मिर्चीवर जर गाणं गाणार आहेत तर कोणतं गाणं तुम्हाला गायचंय सुरामध्ये? ओव्हर टू यू. कसं गाणार आणि कोणतं? गा बिंदास. माझा सूर अतिशय खराब आहे. मी बिलकुल सुरीला नाही, मी बेसूर आहे, त्याच्यामुळे मी गाणं म्हणत नाही. ओके, दॅट इज आउट. दुसरा प्रश्न पुन्हा की आम्ही सगळे जे नॉर्मल माणसं आहोत मुंबईमध्ये, वीकेंड्सला आम्ही थोडे चिल आउट करायला मुंबईमध्ये कुठेही जातो. कुणी म्हणा मरीन ड्राईव्हला जात आहे, कुणी एखाद्या मॉलला जात आहे. जेव्हा अमृता ताई आणि तुम्ही असं चिल करायला मुंबईमध्ये निघत असाल
किंवा निघता तर कुठे जाणं पसंत करता? घरात एकमेकाला भेटणं हेच चिल करणं आहे आमच्याकडे. का प्रश्न विचार? कारण मुंबईमध्ये आम्हाला कोणीही बघितलं नसेल कुठेच, ओके. त्यामुळे ते त्यांचं लाईफ जगतात, मी माझं लाईफ जगतो, त्यामुळे घरी भेटतो हीच ईश्वराची खूप मोठी कृपा आहे. हाच आनंद आहे. आरजे जितूराज, आपकी आवाज़ करती है हमारा जीवन रोशन. अब इसको ख़त्म करते, मुझे जाना है, इसलिए बंद करते अपना भाषण. क्या बात आहे. ऑलरेडी गिवन अ सिग्नल की आपण भरपूर बोललेलो आहोत, पण तुम्ही रेडिओ मिर्चीच्या स्टुडिओमध्ये आहात आणि आम्ही सगळे आरजेस तुम्हाला फॉलो करतो क्योंकि मैं वापस आऊंगा. तर मी तुम्हाला आता असं रेडिओ मिर्चीच्या आरजे स्टाईलनी आहे काहीही की जे हे बोलायचं लक्षात आहे घ्या, हां ही आहे रेडिओ मिरची, तुम्ही आहेत आरजे, मी करतो खाली खुर्ची. मला आता जाऊ द्या. थँक्यू देवाभाऊ, तुमच्याबरोबर बसून आज हा मान आमच्या अख्ख्या टीमचा तुम्ही वाढवल्याबद्दल शत कोटी आभार आणि स्टुडिओमध्ये आल्याबद्दल जय हिंद आणि जय महाराष्ट्र. थँक्यू.